फ्रेंड्स, मेरा नाम है उपेंद्र प्रताप सिंह। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब खुश होंगे, अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। मैंने ये चैप्टर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 पार्ट में पूरा कंप्लीट करा है। पूरे 5 पार्ट बना रखे हैं मैंने। इसके ऑलरेडी उसकी वीडियोस डाल रखी है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। मैंने इसमें सारे पार्ट, सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। अब हम इसके अंतिम चरण में आ गए, एकदम समाप्ति पर आ गए। आज खत्म है चैप्टर। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी बेस में, हमेशा कहता हूँ कि अभी मैं आपको एनसीईआरटी बेस में अलग करवाऊंगा चीज़ें, कंपटीशन बेस बिल्कुल अलग होंगी। तो अभी जो क्वेश्चन आंसर जो होंगे आपके, वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो आज हम वही करते हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं पीछे, लास्ट में चैप्टर के आखिरी में दे रखे हैं कुछ क्वेश्चंस है, उसमें से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इसमें करवाए हैं, सॉल्व करवाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कह रहा है जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, जो आपने नाम दिए हैं, हमने ऑर्गेनिजम्स को नाम दिए हैं, हमने ये सब पढ़ा कि फंजाई किस बेसिस पे नाम दिया गया, प्रोटिस्टा किस बेसिस पे नाम दिया गया, या मोनेरा किस बेसिस पे नाम दिया गया। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहा। तो आप बताइए कि डिस्कस करिए इस बात पर। तो सही बात है। जब एकदम स्टार्टिंग में बात चली, जब माइक्रोस्कोप्स नहीं थे या बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी, तो एरिस्टोटल थे उस वक्त, अरिस्टो थे। तो उन्होंने क्या करा था कि बहुत छोटे बेसिस पर डेवलपमेंट या क्लासिफिकेशन शुरू कर दिया था। उन्होंने प्लांट्स को 3 पार्ट्स में तोड़ के तीन क्लासेस बनाई थी उनकी। क्या बनाई थी? हर्ब्स बताया था, श्रब्स बताया था और ट्रीज बताया था। और एनिमल्स को भी डिवाइड करा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, मतलब जहां पर वो रहते हैं, जिस जगह पर वो रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स को भी डिस्टिंग्विश करा था। जैसे कि अगर एरियल में, अगर हवा में रहते हैं ऑर्गेनिज्म, तो एरियल ऑर्गेनिजम्स हो गए, या पानी में रहते हैं तो एक्वाटिक हो गए, या जमीन पर रहते हैं तो टेरेस्ट्रियल हो गए। बहुत सिंपल बेसिस है, मतलब जो चीज़ हम आंखों से देख पा रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग अरिस्टोटल ने क्या करा, क्लासिफिकेशन कर दिया। क्यों? अब भैया ज़्यादा टेक्नोलॉजी हाई नहीं है, ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है, तो ज़्यादा अंदर तक सेल को नहीं देख सकते, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देख सकते। फिर उसके बाद आए थे लीनियस, आए थे कैरोलस लीनियस, तो उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने ये कहा था कि जो भी इस दुनिया में ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो 2 तरीके की, 2 क्लासेस में डिवाइड हो रखे हैं। कौन कौन से? प्लांट क्लासेस में और एनिमेलिया। प्लांट बताया तो उन्होंने सेल वॉल के अकॉर्डिंग, एनिमेलिया बताया था इसमें सेल वॉल ना हो। बस ये 2 क्लास बताई थी उन्होंने, ज़्यादा उन्हें भी डिस्कशन, जितना उस वक्त इक्विपमेंट्स थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये सब बताया। फिर इन्हीं को यूज करते करते फिर विटेकर है, आर.एच. विटेकर ने क्या करा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बता दिया उन्होंने। और डेवलपमेंट हुआ तो माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हो गया उसके बाद, उससे पहले तो उन्होंने क्या करा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने सारी क्लास को, सारे ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 क्लास के अंदर डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी क्लास थी वो? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई थे, प्लांट थे और एनिमेलिया थे। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, आप वीडियोस देखिएगा। और किस बेसिस पे डिवीजन करा था उन्होंने? क्या बेसिस रहा उनका? सेल स्ट्रक्चर की, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, या फिर न्यूट्रिशन कैसा है, वो खाना किस तरीके से लेते हैं, हेटरोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक है, या सेप्रोफाइटिक है, कीमोट्रॉफिक है, बहुत सारे मैंने आपको बता चुका हूँ। क्या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि बॉडी की शेप कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उनका, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने दिमाग में रखा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सेकेंड क्या है? स्टेट 2 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यूज ऑफ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया या फिर आर्क बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक और आर्क बैक्टीरिया के इंपॉर्टेंस बताने हैं हमें इकोनॉमिकली मतलब कि जो काम आते हैं, मार्केट में यूज हो, जैसे बैक्टीरिया मार्केट में यूज हो, है ना। तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया किस काम आते हैं? डिकम्पोजर, एज ए डिकम्पोजर काम आते हैं, चीज़ों को सड़ाने में काम आते हैं। डिकम्पोज करेंगे, चीज़ें सड़ेंगी तो नई नई चीज़ें बनती हैं, जैसे कि फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से काम होता है। प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, भाई दूध से दही बनता है, ठीक है। बैक्टीरिया यूज होते हैं वहाँ पे, अच्छे वाले लैक्टोबैसिलस होते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स बनाने, पेनिसिलियम हो गया, पेनिसिलिन से बनाना हो तो वो एंटीबॉडीज हो, एंटीबायोटिक्स हो गई। तो समझ रहे हैं, ये मार्केट में यूज होती है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है बहुत। एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं जब बीमारी होती है। आर्क बैक्टीरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्क बैक्टीरिया क्या होते हैं? मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं, जो बायोगैस में काम आता है या फिर सीवेज ट्रीटमेंट में काम आता है, ठीक है। हेल्प टू स्टडी द अर्ली एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन अर्थ। आर्क बैक्टीरिया देखिए एक काम में वो हेल्प आते हैं कि इससे ये पता चलता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर था पहले का, अर्ली अर्थ जो था, कंडीशन जो थी हमारी पहले जब पृथ्वी बनी थी, अर्थ बनी थी, तो कैसी रही होगी। तो देखिए आर्क बैक्टीरिया तब से चले आ रहे हैं, बहुत शुरू से कह रहे हैं ना। आर्क बैक्टीरिया हमने बताया था, आर्क बैक्टीरिया कौन होता है? एकदम पुराने जमाने के, दादा परदादा टाइप के, बहुत पुराने जमाने के बैक्टीरिया है ये।
तो इनको देख के, इनकी सिचुएशन देख के, इनके स्ट्रक्चर देख के, अंदर कंपोजिशन देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि भैया अर्ली अर्थ की कंडीशन कैसी रही होगी, तो हमारी हिस्ट्री में मदद होगी इससे। तो समझ गए आप। नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल्स इन डायटम्स। हमने डायटम्स के बारे में पढ़ा, उसमें ये पूछ रहे हैं कि भाई उसका सेल स्ट्रक्चर जो है, सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है उसका कैसा नेचर है। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका। हमने ये पढ़ा था कि जो उसका सेल वॉल है वो किससे बना होता है, सिलिका से बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिन शेल्स विच फिट इनटू ईच अदर। देखिए मैंने बताया था दो शेल से बना होता है, जैसे साबुन के जो बॉक्स होता है उसकी तरह उसका ढक्कन, उसकी तरह उसका स्ट्रक्चर होता है। एक ऊपर वाला ढक्कन होगा, एक नीचे वाला ढक्कन होगा, इसी तरीके से बंद रहता है और पूरी कवरिंग किससे होती है, सिलिका की। तो ये उसके सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। और वो कैसा होता है, इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब वो मरता नहीं है। तो मैंने बताया था कि जो शेल होते हैं उसके सिलिका के शेल होते हैं, वो जमीन में मतलब समंदर में पानी के नीचे आके बैठ जाते हैं। ऑर्गेनिज्म तो मर जाता है बट शेल तो नहीं मरेगा, ऊपर का स्ट्रक्चर तो नहीं मरेगा, जिससे क्या बनेगा, डाइएटमेशियस अर्थ बनेगा, है ना, केसलगार बनेगा। वो काम आता है, बहुत सारे पॉलिशिंग में आता है काम, में बहुत सारी चीजों में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म्स एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड सिग्निफाई। अब यहाँ पे एक टर्म आता है एल्गल ब्लूम और रेड टाइड सिग्निफाइज। देखिए एल्गल ब्लूम माने क्या होता है, एल्गल एल्गे, और ब्लूम माने बहुत सारे। जब एल्गे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ह्यूज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ एल्गे। जब एल्गे हैं, एल्गे कहाँ पर होंगे, कहीं पर भी इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारी जगह पर। जैसे कि मान लो कि समंदर है, पानी है, स्टैग्नेंट वाटर है, वहां पर ज्यादा मूवमेंट नहीं है, पानी फ्लोइंग वाटर नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर उसके ऊपर कोई भी चीज है, ऑर्गेनिक चीज है, जिसको वो डिकम्पोज कर सकें, एल्गे उन्हें खा सकें, तो क्या करेंगे, जैसे कि मान लो कि गंगा है, गंगा रिवर है, हमारी होली रिवर है, तो वहां पे बहुत सारी माला फेंकते हैं लोग, बहुत सारी चीजें ऐसी फेंकते हैं जो डिकम्पोज हो जाती है, मतलब हम ऑर्गेनिज्म उन्हें खा सकते हैं। तो क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म उन्हें खाएंगे, उन्हें खाते खाते वो एल्गे पूरे ऊपर ही ऊपर सतह होती है पानी की, वहां फैल जाएंगे पूरे में, एक चद्दर की तरह पूरे में फैल जाएंगे, काई की तरह पूरे में फैल जाएंगे, ग्रीन 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 हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम। अब इससे प्रॉब्लम ये होती है कि प्रॉब्लम बहुत खतरनाक है। खतरनाक क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक लाइफ है जो पानी के अंदर रहती है, जैसे कि फिश वगैरह है, तो उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उन्हें भी सनलाइट की जरूरत पड़ती है। वहाँ प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स है, उन्हें सनलाइट की जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है, सनलाइट है ना अंदर नहीं आ पाती, वो ट्रैप हो जाती है, वो लेयर जमी हुई है ऊपर जो एल्गे की, उसकी वजह से सनलाइट जो है नीचे नहीं आ पाती पानी के अंदर, जिसकी वजह से बहुत डेथ होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है एक्वेटिक लाइफ में। तो आप समझ रहे हैं, इसी वजह से गंदी हो रही है हमारी रिवर जो है, होली रिवर जो है, वो इन्हीं सब कारणों की वजह से बहुत गंदी हो रही है। तो ये सब प्रॉब्लम होती है, तो आप देख लीजिएगा इसे। और दूसरा क्या है, रेड टाइड। रेड टाइड मैंने बताया था किसकी वजह से होता है, डायनोफ्लैजुलेट्स की वजह से होता है, जो पूरे समंदर के पानी को रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें कैसा लगता है, वो रेड टाइड। अब वो प्रॉब्लम देता है किसको, एक्वेटिक लाइफ को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ आर विरोइड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस। हमने पढ़ा था विरोइड्स के बारे में, हमने पढ़ा था वायरसेस के बारे में। अभी पूछ रहे हैं विरोइड्स और वायरसेस में डिफरेंस क्या है। अब वायरसेस को अगर हम देखते हैं तो उसके ऊपर कवरिंग होती है किसकी, प्रोटीन की कोट होती है, जो किससे बनी होती है, कैप्सिड से। हमने पढ़ा था कैप्सिड से बनी होती है, एक बॉल होती, मतलब बहुत सारी जो बॉल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, प्रोटीन कोट होती है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। और एक बॉल जो होती है, एक राउंड जो होता है, उसको हम बोलते हैं कैप्सोमेयर्स, ठीक है। तो ये वायरस में पाया जाता है, बट विरोइड्स में ऐसी कोई प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती है, सही है, आप समझ लीजिएगा इसे। वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड हो या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए दोनों पाए जाते हैं, बट विरोइड्स किससे बने होते हैं, सिर्फ फ्री लिविंग नहीं बोलेंगे, फ्री आरएनए से बने होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, आप याद रखिएगा। स्मॉलर देन बैक्टीरिया सॉरी, जो वायरसेस होते हैं वो बैक्टीरिया से थोड़े छोटे होते हैं साइज में, ओके, बट जो विरोइड्स होते हैं वो वायरस से भी ज्यादा छोटे होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट वायरस से भी ज्यादा छोटा होता है। तो समझ गए, बैक्टीरिया बड़ा, उससे छोटा वायरस, और वायरस से छोटा विरोइड्स, ओके। आगे बढ़ते हैं। What do the term फाइकोबिएंट्स एंड माइकोबिएंट सिग्निफाई। अब क्वेश्चन दे रखा है कि जो टर्म है फाइकोबिएंट या फिर माइकोबिएंट वो क्या सिग्निफाई करता है। हमने पढ़ा था कि लाइकन एक तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। मैंने बताया था आपको सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलकर रहेंगे और वो एक दूसरे को हेल्प पहुंचाएंगे, जिसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो लाइकिन हमने बताया था कि लाइकिन प्रोड्यूस होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन से, किसके जुड़ने से, एल्गे मिलता है और फंजाई मिलता है। तो जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोबिएंट, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं माइकोबिएंट, ठीक है। तो मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि जब भी हम यूज कर रहे हैं वर्ड माइको,
तो हम बात करना चाह रहे हैं फंगल की, क्योंकि फंगस की स्टडी या फंजाई की स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। तो माइको शब्द वहां यूज होता है, तो माइको आप याद रखिएगा फंगस के लिए, फंजाई के लिए यूज होता है। एल्गे प्रोवाइड्स फूड टू फंजाई। अब देखिए एल्गे क्या करता है, एल्गे फूड प्रोवाइड करवाएगा फंजाई को। क्यों? क्योंकि एल्गे भाई है कैसा है, ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना स्वयं बनाता है सनलाइट की मदद से। तो एल्गे खाना बनाएगा तो फंजाई के साथ शेयर करेगा। फंजाई क्या करेगा, उसे शेल्टर देगा कि भाई तुम मेरे साथ ही रहे, छुप के रहे एक साथ, हम दोनों साथ में रहेंगे, जिसको हम बोलते हैं लाइकन। मैंने लाइकन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कैरेक्टरिस्टिक पहले बताया था कि क्या होता है कि जिस एरिया में लाइकेंस बहुत ज्यादा होते हैं, इसका मतलब वहाँ की एयर शुद्ध है, बहुत प्योर है। और जहाँ की एयर बहुत गंदी होती है, पॉल्यूटेड होती है, वहाँ पे लाइकेंस बिल्कुल नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट ज्यादा बड़ा नहीं है, सब मैं करवा चुका हूँ इसलिए मैंने दोबारा यहाँ करवा दिया, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो छांटने में। गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई अंडर द फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। किंगडम फंजाई के बारे में, क्लास के बारे में हमें कुछ कंपैरेटिव अकाउंट बताना है, किसके हिसाब से, उनके न्यूट्रिशन के हिसाब से, किस तरीके का वो न्यूट्रिशन लेते हैं, और उनके रिप्रोडक्शन के हिसाब से किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। हमने देखा था जो फंजाई होते हैं वो चार क्लास में डिवाइड रहते हैं, फाइकोमाइसेट्स, एस्ट्रोमाइसेट्स, बेसिडियोमाइसेट्स और ड्यूटेरोमाइसेट्स। अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पहले मैं एक काम करता हूँ, सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ता हूँ चारों का, फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ूंगा चारों का, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो फाइकोमाइसेट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट क्यों होते हैं कि इन्हें कोई ना कोई होस्ट बॉडी चाहिए होती है। अगर इन्हें कोई होस्ट बॉडी नहीं मिलेगी जीने के लिए तो ये मर जाएंगे, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है। एस्ट्रोमाइसेट्स का न्यूट्रिशन क्या होता है, सैप्रोफाइटिक। ये सैप्रोफाइटिक है मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे वो बिलीव रखते हैं, उन्हीं को खाते हैं, उन्हीं से जीते हैं। डिकम्पोजर्स होते हैं। पैरासाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक मैंने बताया था कि लिविंग बॉडी पर लगते हैं, उसी से खून अपना सीक्रेट सक करते हैं और अपना जीते हैं आराम से। और कॉप्रोफाइलस होते हैं। कॉप्रोफाइलस माने जो डंग ईटर होते हैं, जो गोबर वगैरह खाते हैं, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो फीसिस होता है उसे खाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैप्रोफाइलस। ओके। बेसिडियोमाइसेट्स का कैसा होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ग्रो एज डिकम्पोजर इन सॉइल और ऑन लॉग्स। लकड़ी होती है, सड़ी हुई लकड़ी हो गई या सॉइल हो गई, तो उसी के ऊपर ग्रो करते रहते हैं ये। दे ऑल्सो occur as parasite in plants causing disease such as rust and smutes। देखिए पैरासाइट्स है ना, प्लांट के अंदर भी रहते हैं, है ना, ये बेसिडियोमाइसेट्स पैरासाइट्स की तरह प्लांट बॉडी के अंदर भी रहता है, और वो क्या प्रॉब्लम करता है, रस्ट की प्रॉब्लम करता है और स्म्यूट्स की प्रॉब्लम करता है। रस्ट और स्म्यूट्स बीमारी होती है, लीफ में आती है, जैसे कि अब आप कभी लीफ को देखोगे तो रस्टिंग हो रही है, उस पर कभी देखोगे ब्राउन ब्राउन सी ऐसा जंग सी लग गई है, तो उसे रस्ट बोलते हैं। स्म्यूट्स माने फोड़े फोड़े से निकल आते हैं उनके, तो वो बीमारियां होती हैं। ड्यूटेरोमाइसेट्स का क्या न्यूट्रिशन है, ये भी सैप्रोफाइट्स है ना, पैरासाइटिक है और डिकम्पोजर्स है। इजी बात हो गई। अब इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो फाइकोमाइसेट्स का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इनके अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं कौन से होते हैं, मोटाइल जू स्पोर्स होते हैं और नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर्स होते हैं। मैं सब बता चुका हूँ, ये वाला फिर से मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई बात नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसका, देखिए इसमें जो गैमीट्स होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ऊगैमस टाइप। मैं ये बता चुका हूँ आपको, आप पढ़ लीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल्ड जाइगोस्पोर। अब इन आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ऊगैमस गैमीट से क्या बनता है, जाइगोस्पोर बनता है। तो सेक्सुअल स्पोर कौन सा हो गया इनमें, जाइगोस्पोर। ठीक है। एस्कोमाइसेट्स में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, अब देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, और जो स्पोर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं कोनिडियोस्पोर्स। और ये किसमें प्रोड्यूस होता है, कोनिडिया है, किसमें प्रोड्यूस होता है, कोनिडियोस्पोर्स में। ठीक है। कोनिडिया क्या एक तरीके का स्पोर है, और ये किसमें पैदा होता है, कोनिडियोस्पोर्स में। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसका, एस्कोस्पोर्स बनता है, जो किसके अंदर बनता है, सैकलाइक एस्काई में बनता है। ठीक है। जो किसके अंदर अरेंज होते हैं, एस्कोकार्प के अंदर। मैंने बताया था एस्कोकार्प क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, आप सब पढ़ लीजिएगा। फंजाई ढंग से पढ़ने की चीज है, आप ढंग से पढ़िएगा इस चैप्टर को, फंजाई वाला टॉपिक। बेसिडियोमाइसेट्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या कहता है इसका, भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, किसके द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें एब्सेंट होते हैं, स्पोर्स नहीं बनाता ये, पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसमें ज्यादातर, इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन से। और एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें बनते नहीं है। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस बेसिडियोस्पोर्स इनसाइड अ बेसिडियम। देखिए सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, बट फिर भी ये बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं, जो कहाँ बनते हैं, बेसिडियम के अंदर। मैं ये बता चुका हूँ आपको। फिर आते हैं आखिरी में ड्यूटेरोमाइसेट्स।
इनका क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द ओनली वे ऑफ रिप्रोडक्शन। डिटेरोमाइसेट्स को हम क्या बोलते थे, इम्परफेक्टी फंजाई। इम्परफेक्टी क्यों बोलते थे, क्यों, क्योंकि उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो तभी तो कह रहे हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द ओनली वे, मतलब सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये प्रोड्यूस होते हैं। इट अकर्स थ्रू एसेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया। कोनिडिया स्पोर्स जो होते हैं इसकी क्या होते हैं, कोनिडिया होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन डिटेरोमाइसेट्स। तो डिटेरोमाइसेट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो इस चीज को आप ढंग से फिर से पढ़ लीजिएगा और दोबारा देख लीजिएगा। कुछ आपको प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम आपको और आ रही है इस चैप्टर में तो आप जरूर मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।